गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे कर लिए। इतने कम वक्त में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा, कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहे। कई बार जागरूकता की कमी या अन्य कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसीलिए मोदी की गारंटी, ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों की अभद्र टिप्पणी के बाद मालदीव और भारत की सरकार आमने सामने है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री मलाशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला माजूम माजिद को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है, लेकिन भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत ने मालदीव के राजदूत को तलब कर लिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह बैठक पहले से तय थी। भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत के दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनियां इस माई ट्रिप ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। शेख हसीना की पार्टी को 2/3 से ज्यादा सीट मिली है। शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। शेख हसीना गोपालगंज 3 सीट से भारी मतों से जीती। गोपालगंज 3 से 8वीं बार वो चुनाव जीती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। करणपुर विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने 60,407 वोटों से मात दी है। चुनावी नतीजे से सरकार की सेहत पर भले ही कोई असर ना पड़े, लेकिन इससे भाजपा को किरकिरी हार का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में साल 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों को समय से pहले रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब निरस्त कर दिया। यानी जेल से रिहा हुए 11 आरोपी फिर से जेल जाएंगे। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने जेल में बंद 11 आरोपियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इस याचिका पर जस्टिस बीवी रत्नगिरी और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस फैसले पर अपना बयान जारी किया। तनखा ने यह भी कहा कि यह सिर्फ न्याय की जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश में महिलाओं के सम्मान की जीत है। जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी। जो इनमें से कॉन्विक्ट था, उसने जो पिटीशन डाली उसमें बहुत से तथ्य जो जरूरी थे उसको सप्रेस किया गया। कॉन्विक्ट ने तो सप्रेस किया, मगर स्टेट ऑफ गुजरात ने भी उन बातों को अदालत के सामने दोबारा उजागर नहीं किया रिव्यू पिटीशन के जरिए। This is not merely a victory of justice, it's victory of womanhood in India. जिस तरह से इन लोगों को रिलीज किया गया था और जो सेलिब्रेशंस हुए थे उस रिलीज पे, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था, मैं आज खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वुमनहुड, हमारी महिलाओं की इज्जत और सम्मान की रक्षा करते हुए इन रेपिस्ट को वापस जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ ली।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधायकों को विधिवत शपथ दिलवाई। शपथ लेकर विधानसभा से बाहर आए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज मैंने शपथ ली है, प्रदेश की सेवा करने का एक और अवसर मिला है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से हाईकमान की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने हाईकमान से पूछ लेने की बात कहते इसे टाल दिया। वहीं इंडी गठबंधन पर कमलनाथ ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। खबर सीहोर के भैरुंदा से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड बाजे और ढोल ताशे वालों से कहा कि आप ढोल ताशे बजाओ, अगर कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। वहीं सूरजपुर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के तीखे तेवर देखने को मिले, जहां राजवाड़े ने मंच से ही अधिकारियों को हिदायत दी। कहा कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी तो आप लोगों का क्या होगा समझ जाए। 5 साल में पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप ही समझ जाइएगा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बोल बिगड़ गए हैं। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा है कि राम मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता है, मंदिर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस की दोनों चुनाव समितियों की बैठक ली। पूर्व मंत्री और चुनाव समिति के सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस फरवरी में अपने 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भोपाल से ही कर देगी। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की टीम भोपाल से ही बैठ कर टिकट फाइनल करेगी। और चुनाव समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में भी चर्चा हुई है। तय हुआ है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, उस सब का मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसमें भी अनेकों मुद्दे सामने आएंगे। इसके साथ साथ जो परिणाम आए विधानसभा में, उसकी भी हमने समीक्षा की है। लगभग हमेशा चुनाव में इस बात पर हमें विशेष संज्ञा लेना चाहिए है। जितना समय प्रत्याशी को मिलेगा उतना बेहतर रहता है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या में दर्शनों की तैयारी कर रही। जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी से बीजेपी प्रदेश के हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या राम मंदिर में दर्शनों के लिए लेकर जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुताबिक छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और इस लिहाज से राम मंदिर का निर्माण होते देखना सबके लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ के लोगों में अयोध्या जाने को लेकर भारी उत्साह है। पूरा देश और दुनिया राम में होता जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए अयोध्या जाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जाने वाले हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना। मंत्री राम विचार नेताम के कांग्रेसी सद्बुद्धि यज्ञ करें, इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को राम पर 15 साल सद्बुद्धि नहीं आई,
हमने 5 साल भगवान राम के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, हमने नहीं मांगा। बैज ने कहा कि आखिर बीजेपी राम को कब तक धोखा देती रहेगी। इसके अलावा दीपक बैज ने अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। सद्बुद्धि तो इनको 15 साल में आया नहीं। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में भगवान राम के लिए बहुत काम किए। राम वनगमन पथ, उसके अलावा कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार, इस तरह से बहुत से ऐसे काम किए भगवान राम के लिए। तब भी कांग्रेस ने भगवान राम के नाम से वोट नहीं मांगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर राम के नाम से वोट मांग रही है। मतलब कब तक भगवान को धोखा देते रहेंगी। और मध्य प्रदेश सरकार अब फ्लाइट से भी रामलला के दर्शन कराएगी। तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या भेजा जाएगा। 1 फरवरी से मार्च तक यात्रियों को सरकार अयोध्या भेजेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्थानों से यात्रियों को सरकार अयोध्या लेकर जाएगी। भोपाल में मध्य प्रदेश के नए विधायकों की पाठशाला लगेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय नियम सिखाएंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ओम बिरला 9 जनवरी को भोपाल आएंगे। विधायकों को संसदीय नियमों, परंपराओं की सीख देंगे। सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे और साथ ही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार भी अपने विचार रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में अधिकारियों के द्वारा चरण वंदना करने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छूते दिख रहे हैं। राजधानी रायपुर में चाकूबाज एक बार फिर से सक्रिय होते दिखे, सिर उठा रहे हैं और पुलिस भी उनसे सख्ती से निपटने का मैसेज दे रही। टिकरापारा और डीडी नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की 2 वारदातों से इलाके के लोगों में दहशत है। पहली घटना डीडी नगर थाना इलाके के महादेव घाट की कल शाम की। बदमाशों ने आशीष बंजारे नाम के एक व्यक्ति चाकू से बेरहमी से कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। आशीष के साथ 2 अन्य युवक उमेश मस्कोले और आकाश यादव को भी चाकू से वार करके घायल किया। ये पुरानी रंजिश का मामला था। गैंग वॉर की स्थिति देखी गई। इधर टिकरापारा थाना इलाके में भी चाकूबाजी हुई है। यहां लालपुर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को एक बाइक पर आए 3 अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल भरने के विवाद पर चाकू मारकर घायल किया और भाग गए। पीड़ित कर्मचारी का नाम प्रशांत मिश्रा है। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि आज पुलिस ने महादेव घाट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब से कुछ देर पहले उनका जुलूस निकाला है। लाइव तस्वीरें IBC 24 ने आपको दिखाई थी। उनसे माफी मंगवाते हुए, उठक बैठक लगवाते हुए उनका जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं रायपुर पुलिस ने महादेव घाट में गैंगवार मामले में युवक की हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर यह गैंगवॉर हुआ था। युवक की हत्या के बाद रिश्तेदारों ने थाने का घेराव किया था। डीडी नगर थाने का यह पूरा मामला रहा। जबलपुर के विजयनगर के एकता चौक में मौजूद एक कैफे में फायरिंग की वारदात सामने आई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल 3 युवकों ने कैफे में खाने का ऑर्डर दिया, जो किसी कारण से समय पर उनकी टेबल तक नहीं पहुंचा। इससे दोनों युवक आग बबूला हो गए। उन्होंने कैफे में फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली वहां मौजूद किसी शख्स को नहीं लगी। फायरिंग के बाद तीनों युवक कैश काउंटर पर पहुंचे और मैनेजर को धमकाकर काउंटर में रखे 4000 रुपए लेकर फरार हो गए। दतिया में एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आई है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है और बीजेपी नेता गंधर्व रावत समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। घायल का इलाज ग्वालियर में जारी है। गोरा घाट थाना के तिलैथा गांव की घटना बताई जा रही है। तो वहीं बेमेतरा के फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। किरतपुर गांव की घटना है। इधर गुना के मऊगड़ा रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से 2 लोग टकराए। हादसे में दोनों की जान चली गई। रुठियाई थाना क्षेत्र में यह घटना घटी। पत्थल गांव में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। दोखड़ा के पास यह हादसा हुआ। कांसाबेल थाना क्षेत्र की यह घटना है।
इंदौर में हुए शुभम रघुवंशी हत्याकांड मामले में अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कल बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। वहीं आरोपियों के मकान गिराने के लिए पुलिस ने निगम को पत्र लिखा है। आरोपियों के मकान जल्द तोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें, रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी के दौरान शुभम रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। इंदौर में सिटी बस चालक ने दंपत्ति को बस से कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद लोगों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके से बस को जब्त कर लिया है। राजेंद्रनगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। पेंड्रा में भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। बचरवार गांव में घर के आंगन में भालू पहुंच गया और सीसीटीवी कैमरे में ये कैद भी हो गया। 2 दिन पहले भी इसी गांव में भालू दाखिल हो गया था। सिवनी के खैरनारा इलाके में युवक की लाश मिली थी और इस मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। भगौर पुलिस युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। अन्नू पिता धन्नूलाल गुप्ता उम्र 37 साल, पोनार थाना अमरवाड़ा का रहने वाला है। पूछताछ में सारी बातों को कबूल किया, जिसमें उसने हत्या का घटना स्वतः करना बताया और घटना की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण योजना में मृतक धर्म सिंह उइके की पत्नी महावती उइके भी शामिल थी। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। और इस वक्त भोपाल से आपको एक बड़ी खबर दे दें। सीएम की भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो गई। विकास और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक्शन प्लान तैयार है। सीएम ने कहा है कि हर संभाग में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें होंगी और ये क्रम शुरू हो चुका है। आज की बैठक में विधायक, सांसद, अधिकारी मौजूद रहे। सुशासन को लेकर ये मीटिंग थी। आगामी कार्य योजना बन गई है। सरकारी व्यवस्थाएं, योजनाएं, उनका लाभ नीचे तक जाए, नीचे के लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था होगी। विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता तय कर ली गई हैं। विधायक और सांसदों ने सुझाव दिए हैं। कहां क्या विकास काम होने, इसका खाका तैयार है। तो बड़ी खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये पूरी हो चुकी है। भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे। विकास के तमाम काम चुस्त प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा जमीन पर दिखें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ब्रजेश जैन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। ब्रजेश, पूरा अपडेट दीजिएगा समीक्षा बैठक का। ब्रजेश, बताएं इस बैठक के बाद में क्या बताया गया, क्या हुआ है बैठक में? बिल्कुल, देखिए, भोपाल के संभाग की समीक्षा बैठक की गई है और लगातार संभागीय समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। और इसी कड़ी में आज भोपाल की समीक्षा बैठक, हालांकि ये दूसरी बैठक थी, ये मिंटो हॉल में आयोजित की गई थी, जिसमें भोपाल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और तमाम पुलिस के और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वे मौजूद थे। साथ ही जनप्रतिनिधि इन चारों जिलों के मौजूद थे, जिसमें पूरी संभाग को लेकर कई दिशा निर्देश इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था ठीक करने के, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के और किसी तरीके की बड़ी वारदातें या बड़ी घटनाएं ना हो, उन तमाम घटनाओं पर खासतौर से जो बड़े क्राइम होते हैं, सुनियोजित क्राइम होते हैं, उन पर लगाम लगाने की बात यहाँ पर कही गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक्सीडेंट की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम जो लंबित प्रकरण है प्रशासनिक, चाहे वो जमीन के बंटवारों के मामले हो, जमीन की नब्ती हो या दूसरे राशन कार्ड या दूसरे जाति प्रमाण पत्र तरीके के काम पेंडिंग हो, इन तमाम पेंडेंसी को अगले 1 महीने में निपटाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और 1 महीने बाद फिर से समीक्षा करने की बात भी की गई है। आज पूर्व सीएम से भी मुलाकात हुई है, जिसमें ये बताया गया था कि पुरानी जितनी योजनाएं संचालित रहेंगी, क्या उनके संदर्भ में भी इस समीक्षा बैठक में कोई बात हुई है? बिल्कुल, देखिए, 10 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि हस्तांतरित होनी है और उसको लेकर भी इस बैठक में बात की गई थी। साथ ही ये कहा गया है कि पुरानी योजना अनुसार अगर नए आवेदन आते हैं तो उन पर भी अमल किया जाए और जो पुरानी योजनाओं के जितने भी आवेदन पेंडिंग है उनको नए सिरे से एक बार फिर से उनकी समीक्षा करके और जो पात्र आवेदन है उनको योजनाओं का लाभ देने की बात यहाँ पर की गई है। तो लाडली बहना योजना को लेकर अपडेट ये है कि 10 तारीख को 11 बजे जो राशि है
1250 रुपए वो सीएम ट्रांसफर करेंगे लाडली बहनों के खातों में। प्रायोरिटी क्रम तय करने की बात आज मुख्यमंत्री जी कहते हुए सुनाई पड़े। क्या प्राथमिकताएं हर एक संभाग के हिसाब से अलग अलग तय हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि अभी खेती किसानी का सीजन है और खाद के वितरण को लेकर बात यहाँ पर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं खाद की कमी या फिर खाद के वितरण में दिक्कतें आती हैं, किसान लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और प्रायोरिटी यही कि सीजन वाइज अभी प्रायोरिटी में इस महीने जनवरी और फरवरी में जिन चीजों की जरूरत है, चाहे हम मौसम आधारित कृषि की बात करें, किसानों को सुविधाएं देने की बात करें, जैसा मैंने बताया लाडली बहना योजना की जो 10 तारीख अभी आने वाली है उसकी राशि को लेकर पारदर्शिता की बात करें, एक्सीडेंट के मामलों में कमी की बात करें, हर मार्च और अप्रैल में जो क्राइम के आंकड़े जारी होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कमी आए, महिलाओं से खासतौर से रेप और छेड़छाड़ जैसी वारदातें जो होती हैं उसमें कमी हो, इन तमाम बातों को प्रायोरिटी में रखकर इन पर कड़ाई से इनका पालन करने और सिरे से अमल करने की बात और निर्देश दिए गए। मोदी की गारंटी को लेकर लगातार सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र को भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सरकारें क्या कर रही मोदी गारंटी पूरा करने को लेकर। समीक्षा बैठक में इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। देखिए, कैबिनेट में इसके बारे में बातचीत हुई थी। 2 मोदी की गारंटी सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है, जिसमें आदिवासियों को तेंदुपत्ता के जो 5,000 रुपए प्रति बोरे की राशि है वो देने का प्रावधान किया गया था। और आगे भी जो योजनाएं हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे मोदी की गारंटी के नाम से, उनको पूरा करने पर सरकार लगातार काम कर रही है और कैबिनेट में इस बारे में बातचीत अगली कैबिनेट में भी की जाएगी। चलिए, तो आज समीक्षा बैठक हुई है। विकास, लॉ एंड ऑर्डर, इसका एक्शन प्लान तैयार है। एक्शन प्लान के तहत मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देशित किया है। बड़ी बात यह कि इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक साथ बैठे और एक टारगेट सेट किया है। एक अंतिम बात यह, जिस तरीके से टारगेट सेट किया और अगली मीटिंग से पहले क्या अधिकारियों को जो निर्देश पिछले दिनों मिला था खुले मंचों से कि जनता के साथ में ढंग से संवाद करें, व्यवहार ठीक रखें, क्या यह मुद्दा फिर उठा? बिल्कुल, देखिए 11 दिन पहले, सबसे पहले जब संभागीय समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ था तो भोपाल के संभाग की बैठक ही की थी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और जो निर्देश दिए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन तमाम बातों की एक बार फिर से अपडेट यहाँ पर लिया। कुछ बड़ी घटनाएं हम अगर बात करें शहडोल की और रायसेन में जो खनिज माफियाओं द्वारा हमले की घटना राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम पर सामने आई थी, उन पर भी बात की गई कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और आगे मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि 1 महीने बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर एक चुस्त प्रशासन देने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। अब देखना होगा कि समीक्षा बैठकों के दौर का कितना असर जमीन पर दिखता है। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका सारे अपडेट के लिए। यूपी अपडेट देखते हैं आप। बलिया से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव सिर्फ यात्रा करते हैं और स्लोगन देते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भव्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर देश और प्रदेश भर में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील कर चुके हैं। लोग 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाएंगे। इसी क्रम में बुलंदशहर की जिला समिति ने भी यह फैसला लिया। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर राम भक्त कोई न कोई उपहार लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है और राम भक्त अलग अलग तरीके से भगवान रामलला को कुछ न कुछ उपहार भेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें हर बड़ी खबर का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट आपको देखने को मिलेगी सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।